हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आप लोगों की LDC के एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाली है। उसके लिए बहुत साथियों के मेरे पास में मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर मैथ्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, तो हमें लास्ट में कुछ बातें बताइए। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख फॉर्मूले और न्यू पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन। जैसे आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, आपको सूत्र को किस प्रकार से याद कर सकते हो ताकि आपको जैसे कोई मिलान वगैरह वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कर सको। तो इस क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम होने वाली है, जिसमें मैं एडवांस जो मैथमेटिक्स है उस कंप्लीट एडवांस मैथमेटिक्स को आपको क्वेश्चन के रूप में उसमें काम में आने वाले प्रमुख फॉर्मूले वगैरह वो सारे के सारे रिवीजन करवाने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस क्लास को चाहे 2 गुणा में भी देख के जाए, लेकिन अंत तक जरूर देख के जाए। आपको इस एग्जाम इसमें से आपको हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तो वहां फॉर्मूला जो काम में आने वाला है वो आपको जरूर याद आ जाएगा और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो जो भी मैथमेटिक्स में आपके लगते हैं, चाहे वो त्रिकोणमिति वाला हो, चाहे वो ऊंचाई दूरी वाला हो, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हो, इन सब में जो भी चैप्टर आपके लगते हैं गुणनखंड वगैरह वो सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को करते हैं शुरू। लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि कोई भी आपके एग्जाम हो उसकी तैयारी इस प्लेटफॉर्म से करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। जिनकी भी LDC के एग्जाम है उन साथियों को मैथ्स मैराथन 50 क्वेश्चन का मैटर में आप लोगों को सभी फॉर्मूले और जिस क्वेश्चन में ट्रिक बेस होती है और वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसको में किस तरीके से आपको करना है कम समय में। यदि आपको ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है तो आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए कि आप आंसर निकाल पाओ। ठीक है, पेपर में आंसर कैसे निकालना है, टाइम कंज्यूम जरूर नहीं करना है। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना, LDC का पेपर थोड़ा सा लेंथ आएगा, मिलान क्वेश्चन वाले इस प्रकार के ABC को है या नहीं है तो उसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे प्रश्न नंबर 1 की अपन बात करें तो ये घन और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखो, पहले मैं इस टॉपिक को कवर करता हूं कि आपके वर्गमूल वाला चैप्टर है। आपके कौन सा चैप्टर लगता है कि वर्ग एंड वर्गमूल लगता है, और एक घन एवं घनमूल लगता है। क्या लगता है? घन एवं घनमूल लगता है। ये 2 चैप्टर आपके पहले है और 6 संख्याओं तक के लिए दिया गया है। इस चैप्टर में लिख रखा है वैदिक विधियों से वर्ग एवं वर्गमूल ज्ञात कीजिए, घन एवं घनमूल ज्ञात कीजिए और 6 संख्याओं तक ज्ञात कीजिए। परंतु आपको पता है कि यहाँ लोग वैदिक गणित पढ़ाए जा रहे हैं, आपको वैदिक विधियों से ज्ञात करना है, मतलब शॉर्ट में आपका उत्तर आना चाहिए। अब आपका उत्तर कैसे आए? आपके सामने होंगे कहाँ, क्या वहां पर ऑप्शंस होंगे, वहां क्या होंगे? ऑप्शंस होंगे। तो विशेष ध्यान रखना है कि वर्ग है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर आता है, और वर्गमूल होता है वो रूट निकालने से आता है। ऐसे ही घन होता है किसी संख्या को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, तो घनमूल उसी संख्या का क्यूब रूट निकालने से आता है। क्लियर है ये बात? जैसे वो आपको पूछेगा कि 105 का वर्गमूल क्या है, 105 का वर्ग क्या है, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा या फिर वो पूछेगा 110-25 का वर्गमूल क्या है। 2 ही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, या तो वो पूछेगा का वर्ग बताइए या वर्गमूल बताइए, या कोई संख्या दे देगा जैसे 7 का घन क्या होगा। अब 7 का न देके थोड़ा बड़ा भी दे सकता है, या फिर उसका घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो आप चाहे वैदिक विधि से निकालो, चाहे इसको इसी संख्या से गुणा करके निकाल लो, साइड में 105 को 105 से गुणा करके निकालोगे तो भी आपका उत्तर सेम आएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप घन निकालना जानते हो सामान्यतः वैसे घन निकाल सकते हो, और वैसे ही क्या निकाल सकते हो, घनमूल। लेकिन आपको थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई ऐसे करनी है, आपको कभी कभार इकाई का अंक गुणा करने से उत्तर का पता लग जाएगा। जैसे आपको पूछ ले कि 107 का वर्ग क्या है, 107 का वर्ग क्या है। फिर ऐसे मान लो उसने ऑप्शन सेट ऐसे कर दिए, 107 का किया उसने वर्ग और यहां लिख दिया 7 ज्यादा है मतलब 49 लिख दो, और ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो 7 और ज्यादा कर दो। ठीक है, बी ऐसे मान लो उसने लिख दिया 115 और यहां लिख दिया 45, यहां सी के अंदर कुछ और लिख दो 115 37, डी के अंतर्गत ऐसे मान लो उसने लिख दिया 10 और 49। तो आप लोगों को क्या अप्रोच रखनी है साथियों, आपको इसको क्वेश्चन को करते समय ऐसे देखना है कि यदि मैं 107 को 107 से कंप्लीट गुणा करके एक तो उत्तर निकालोगे, और एक विद्यार्थी क्या करेगा, केवल 7 को 7 से गुणा करेगा तो 7 7 कितना आएगा उसके पास में 49। इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 9, तो मतलब उत्तर आएगा उसमें लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। तो जिसके लास्ट में 9 होगा वो उत्तर होगा। तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। यहां आपको ये देखना है, ये देखना है। अब ऐसे मान लो आपने सोचा कि या तो ये है या ये है, तो आप 107 का ना करके आपको किसका वर्ग निकालना आता है कि 100 का यदि मैं वर्ग करूंगा तो 2 जीरो का कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो, मतलब संख्या कितनी होनी चाहिए 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा ये संख्या मिलेगी आपको 11,449। इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हो। मतलब वर्ग और वर्गमूल से टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। अब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं, एक संख्या को उसके घन में से, कोई संख्या है उसको उसके घन में से घटाने के बाद में 210 आता है। कोई संख्या है पहले उसका घन करना है फिर उसको उसी संख्या में से घटाना है, तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए 210। अब ऐसे क्वेश्चन को यदि आप ऐसे करो कि माना वो संख्या a है, यदि मैं उसका घन करूं उसमें से इसी को घटाऊं तो कितना आना चाहिए 210 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 210। अब आप लोग ऐसे मानोगे कि यहां से मैं क्या कर सकता हूं भाई, आप कहोगे कोई संख्या थी उसमें से उसी संख्या को घटा दिया तो उत्तर कितना आना चाहिए 210, मतलब a³ बराबर 210 प्लस a पे आके फंस जाओगे। अब इसका कुछ कर नहीं सकते आप लोग, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन मेथड विशेष ध्यान रखना। विधि अपनी जगह, इससे भी गुणनखंड करके उत्तर निकाले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तरीका क्या है कि 210 के आसपास घन किस संख्या का है। यदि मैं 5 का घन करूं तो 125 ही होता है, तो 210 आएंगे क्या। 6 का करूं तो 6 का आपको याद होना चाहिए कितना होता है 216, 7 का 349 और 8 का 512। तो 216 में से यदि 6 घटा दें तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 210। तो इससे क्वेश्चन का आंसर 6। मतलब आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन विधियों से नहीं होते हैं, बनाए हुए क्वेश्चन देखेंगे तो उनको इस अप्रोच से आपको करना है। ठीक है, चलो भाई, जैसे ये क्वेश्चन है कि 7 + 4√3 का वर्गमूल क्या होगा। क्या दे रखा है 7 + 4√3 का वर्गमूल क्या होगा। अब विधि तो बहुत अलग चीज है, अपने को उत्तर निकालना है। आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि वर्ग करने से संख्या बड़ी होती है, वर्ग करने से संख्या क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, और वर्गमूल करने से संख्या है वो छोटी हो जाती है। संख्या क्या हो जाती है छोटी हो जाती है। कैसे, जैसे मुझे 7 का वर्ग करना है, मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर, तब तो संख्या 49 आएगी, और यदि मुझे 66 का वर्ग करना है, सॉरी वर्गमूल, तो उत्तर कितना आएगा 8। मतलब वर्गमूल करने से संख्या क्या हो जाती है छोटी हो जाती है, जबकि क्या करने से वर्ग करने से संख्या बड़ी हो जाती है। मतलब 7 + 4√3 का वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या क्या होगी इससे छोटी होगी। तो चलते हैं ऑप्शनों के पास में। यदि मैं बात करूं, देखो 61 + 28√3, 61 प्लस पहले 7 है, संख्या तो 7 से भी छोटी होती है, जबकि ये तो 61 हो रखे, इसका मतलब ये आंसर तो पॉसिबल है नहीं है।
अब यहां 2 भी है, 2 माइनस भी है, 2 प्लस भी है। जब यहां आंसर प्लस है तो यहां माइनस कैसे आ सकता है? इसका मतलब यह आंसर भी नहीं है। यहां तक आ गई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर नहीं है हमें प्रॉब्लम। अब या तो उत्तर ये है या उत्तर ये है। अब आप लोग एक चीज समझना, यदि वर्गमूल है तो इसका मतलब इस संख्या का वर्ग करने से ये संख्या आनी चाहिए ना। जब वर्गमूल उत्तर में दे रखा है तो ये संख्या का स्क्वायर करने से, यदि मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 होता है, जो कि इससे सीधा बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए यह आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लो यदि नहीं समझ में आए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूनी 4 √3। अब जोड़ लो, देखो 4 और 3 कितने हो गए? 7 प्लस 4 √3। तो इस वजह से यह आंसर सही है, क्योंकि इसका स्क्वायर ये हो रहा है। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना फिर उत्तर निकालना आसान रहेगा। विधियां बहुत क्रिटिकल हो जाती है कई बार। छोटी संख्या जिसके घनों के रूप में, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये होती है रामानुज संख्या। क्या होती है साथियों? रामानुज संख्या होती है। सबसे छोटी रामानुज संख्या है 1729। क्या है? 1729 से 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखो इसको एक तो 12 का क्यूब लिखा जा सकता है प्लस 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। इसी को एक बार 10 का क्यूब लिखा जा सकता है और 7 का क्यूब लिखा जा सकता है। 12 का क्यूब होता है 1728 प्लस 1 का क्यूब 1 यानी 1729। 10 का क्यूब हो जाता है 1000 प्लस 7 का 729। दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1729। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे ये आपको क्यूब रूट निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं कई बार। जैसे इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो पॉइंट के बाद में जब 3 डिजिट होती है, यदि अपन इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो संख्या के बाद में केवल 1 के बाद में ही पॉइंट रहता है। 3 से 1 पॉइंट बनता है, तो यहां 3 का 1 पॉइंट, इन 3 का 1 पॉइंट, यानी पॉइंट 2 के बाद में होगा। देखो इसमें है ही नहीं, इसमें 3 के बाद में है, इसमें 2 के बाद में, इसमें 1 के बाद में है। आपको याद हो या नहीं हो, ऐसे उत्तर निकाले जा सकते हैं। मैं इस क्लास में आपको केवल और केवल आपको पेपर सॉल्यूशन कैसे करना है, फॉर्मूले याद कैसे करने हैं, इन संख्याओं के बारे में बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 था, 915849 का वर्गमूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई? वर्गमूल ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, आपको एक चीज याद रखना। यदि मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का कितना होता है? 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का कितना होता है? 1000। जब मैं इन संख्याओं का वर्ग कर रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है इकाइकांक 1 1, यानी वर्ग करते हैं तो इकाइकांक 1 आ सकता है। किसी में 2 आया क्या? नहीं आया है। किसी में 3 आया क्या? नहीं आया है। 4 आ सकता है, यहां आया है 4 इकाइकांक, यहां आया है। 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है, 0 आ सकता है। किसी संख्या का वर्ग करे तो इकाइकांक 1 का वर्ग करे तो 1 आता है, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 6 आता है, 5 का 25 में 5 आता है, 6 का 6 आता है, 7 का 9 आता है, 8 का 4 आता है, 9 का 1 आता है, 0 का 0 आता है। इसके अलावा वर्ग में इकाइकांक 2 और 3 है, 7 और 8 कभी आ ही नहीं सकते, ये विशेष याद रखना। अब ये पूछ रहा है का वर्गमूल निकालना है, यानी जिसके लास्ट में 9 है, तो यहां देखना प्यारे विद्यार्थियों 9 किसके हैं? 9 एक तो इसके हैं और एक 9 किसका है? एक इसका है। यदि इनका वर्गमूल करे तो लास्ट में या तो 3 आ सकता है या पॉसिबिलिटी है 7 आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो इसके इकाई के अंक में चारों दे रुके हैं, आपको क्या दे रखे हैं? चारों दे रखे हैं। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि ये है किसका? 957 का है, 953 का है, 973 का है या 937 का है। तो अब या तो आप वर्गमूल विधि वैसे निकाल के कर लोगे, एग्जाम अप्रोच में क्या लगाना है, या तो इस विधि से कर लेना,
कर सकते हो। लेकिन इससे थोड़ा लंबा पड़े तो आप लोग ये देखना ये किसके आसपास में है, 953, 957, ये 955 के आसपास में। इसका करना आसान रहता है, इस वजह से इसका करके देखना आपको। यदि इससे छोटी संख्या आए, इसका करने पर ये मान लो छोटी आ जाए, तब तो आपका आंसर बड़ा वाला रहता है, और बड़ी आ जाए तो क्या रहता है, छोटा वाला रहता है। अब इसका गुणा करके देख लेना कैसे निकालोगे। 955 का करोगे तो लास्ट में 5 होता है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाता है 25, और पर 95 को किससे गुणा करना है आपको, 95 को गुणा करना है 96 से। कितने से गुणा करना है, 95 को 96 से साइड में गुणा कर लेना, ठीक है। 95 को मैं 96 से आराम से गुणा करके बता देता हूं आप लोगों को। लो भाई कर लो इनको गुणा। यदि अपन 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 0 केरी 3, 9 पंचे 45 और 3 हो जाएंगे 48, गुणा 9 छिके 54 का 4 केरी आ जाएगी 5, 9 नाम 81, 81 और 5 कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो 81 और 5 हो जाएंगे आपके 86। तो 0, 8 और 4 12 का 2, 6 और 4 10 और 11 1 9, 91 20 कितना आया है भाई, 91 20, इतना ही कैसे आ गया, हाँ 91 20 यहाँ लिखेंगे ना, 91 20 और यहां से क्या लिखा हुआ है 25। और अपनी अब संख्या देखना, अब संख्या देखना अपनी कितनी है, यह है 91 58 49, और यह है 91 20 25, मतलब इसकी तुलना में यह 955 का है, कितने का है 955 का, 91 20 तक ही आया, इसका मतलब 53 का तो हो ही नहीं सकता, 57 के आसपास में हो नहीं सकता, 37 और संख्या कट गई, तो आंसर क्या रहेगा 973 का रहेगा। कितने का रहेगा 973 का। इस प्रकार से एक ऑप्शन के आसपास मिला के आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का मान क्या है, इसके केवल वर्गमूल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है वर्गमूल दे रखा है। अब ऐसा फिर क्वेश्चन आ गया, तो देखो का मान पूछा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल 9 है तो या तो 9 में 7 आ सकता है या 3 आ सकता है, सब में पॉसिबिलिटी है। तो किसी एक संख्या के बीच की संख्या उठा लो, देखो एक 117 है, एक 123 है, मतलब यदि मैं 120 उठा लूं तो काम बैठ सकता है, आप कहोगे सर बैठ सकता है। 120 को 120 से गुणा करना आसान होता है, 12 12 कितने हो गए 144 00, 14,400 तो किसका है 120 का ही है, मतलब 117 तो आंसर नहीं है। अब 123 का देखें एक बार कि 123 का है या 127 का, तो अपने को 125 का करना पड़ेगा। 125 का करोगे तो कितना आएगा, 5 का तो कितना हो जाता है 25। इस 12 को अपन 13 से गुणा करते हैं, 12 को 13 से गुणा करते हो तो 156 आता है। जब 125 का 15,625 है तो इसका मतलब 23 का तो नहीं हो सकता, तो ये 16,129 कितने का है आपका प्यारे विद्यार्थियों 127 का है। इस प्रकार के आप एग्जाम में अप्रोच ले सकते हो, लगा सकते हो। जैसे ये क्यूब रूट दे रखा है तो इस प्रकार के वर्गमूल घनमूल तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से एग्जाम में कर लेना, बाकी ज्यादा टाइम में नहीं लेता हूं इनमें। देखते हैं एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल, कोई प्राकृत संख्या एक, इसका वर्गमूल, ठीक है जा, उसी संख्या के घनमूल है, उसी संख्या कौन है n थी, उसके घनमूल का n गुणा है, का n गुणा है, कर दिया n मूल, सॉरी किसी संख्या का वर्गमूल, सॉरी बच्चों वर्ग नहीं वर्गमूल बोला है। जैसे कोई संख्या थी n, इसका वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल, उसी संख्या का घनमूल होता है पावर 1/3 करने से, घनमूल का n गुणा है n उसे और गुणा कर दो, तो ये इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करूंगा तो ये बनेगा n की पावर 1/2 बराबर में ये बनेगा n की पावर 1 और n की पावर 1/3, आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है गुणा में, तो n की पावर 1/2 बराबर n की पावर 3 एकम 3 और 1 कितनी हो गई 4/3 हो गई। क्लियर है। अब देखना यहां से मुझे इसको क्या करना है भाई, n का मान निकालना, तो यहां से स्क्वायर कर दूंगा, तो यहां से भी क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। यहां से देखना n बराबर में ये कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे कि n की पावर 4 दूनी 8, क्या बन जाएगा n की पावर, ये कैसे हो गया मिस्टेक क्या कर दी, 3 एकम 3 जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, 4/3, यानी n का मान n बराबर n की पावर कितनी हो गई प्यारे विद्यार्थियों
8/3 हो गई। तो वह संख्या क्या है? अब इसको पॉसिबिलिटी के रूप में देखना है। घनमूल का n गुणा है, किसी संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुणा, n से गुणा कर दिया, घनमूल निकाल दिया। ठीक है, अब देखो यहां n बराबर क्या है, n की पावर 8/3, जैसा किसी ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पर आके ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो जाता है, ऑप्शन को अप्लाई करना होता है आसान तरीके से। जैसे देखो n की पावर 4 उठाऊंगा, n की पावर 4 करूंगा तो इसका स्क्वायर देखो, n की पावर 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर होगा, और इधर n का स्क्वायर n की पावर 4 का घनमूल अपन निकाल नहीं सकते, तो ये खेल खत्म। उसके बाद में n की पावर 6 लेंगे तो n की पावर 6 का वर्गमूल n का स्क्वायर, और घनमूल क्या होता है, n का क्यूब होता है, ये देख लो। यानी इसका जो वर्गमूल है इसके घनमूल के बराबर है, तो इसको n से गुणा कर दो तो उत्तर आ जाएगा। किसी संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का क्या है, n गुणा है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई होगी। तो अब यहां से देखो, यदि इससे भी n का मान अपन निकालेंगे तो भी आ जाएगा, n की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किसी संख्या का वर्ग नहीं है? इस प्रकार का जब आपको आसान क्वेश्चन दिखे तो आपको अपनी अप्रोच में क्या रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वर्ग नहीं पूछा है तो किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट में 2 नहीं आ सकता, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ऐसे करके आगे निकलना होता है। को किस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए? इसका मतलब पूर्ण घन संख्या हो जाए तो भाग भी क्या होना चाहिए भाई, भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए। इस संख्या में किस संख्या का पूरा भाग जाता है, 3 का जाता है क्या, चेक करो। 5 और 3 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 4 14, 3 का पूरा पूरा भाग ही नहीं जाता, तो आंसर नहीं हो सकता। 4 का जा सकता है, 5 का इसमें जा सकता है, 7 का भाग चला जाएगा क्या रे, 7 तो 7 है 49, कितने बच जाएंगे यहाँ पर 4, 42, 7 6 42, 40 नहीं जाएगा। या तो इसका उत्तर 4 होगा या क्या होगा, 5 होगा। यानी 2 आंसर तो हट गए, या तो 4 आंसर होगा या 5 होगा। अब आपको पता है यदि 4 संख्या होती तो इसके अंतर्गत आपको भाग लगाना पड़ता 4 का या फिर 5 का भाग लगा के आप चेक कर सकते हो। 5 का भाग लगाओ, 5 का भाग लगाओगे, 5 एकम 5, भाग टूट की 0, 5 6 30, कितने बच गए, 2 और 5 6 30 हो गए ना, हाँ 5 चौका 20, और उसके बाद में 8 5 अंटे 40, 5 अंटे 40। अब ये 10,648 किसी संख्या का पूर्ण घन है क्या, 10,648 किसी संख्या का पूर्ण घन है क्या? तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 997 का घन क्या है? अब घन करोगे तो देखो कई बार ऐसे ऑप्शन सेट होते हैं, तो 7 का 7 से 3 बार गुणा कर लो, लास्ट 7 7 49 का 9, 9 7 63, 9 7 कितने होते हैं 63, 63 में लास्ट में कितना आ रहा है 3, इसका मतलब उत्तर में भी लास्ट में 3 आएगा। 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे करना है अप्रोच टाइप। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो 49 की जगह 7 रखना, 7 में 29 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 36, 36 का 6 रखेंगे 19 और 6 25, 25 का 5, 5 में 11 जोड़ेंगे 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 16, सॉरी क्या मिस्टेक कर दी, यहां तक 36 हो गया था, 36 का 6, ये 11 और 36 का सॉरी 6, 6 में 19, 25, 25 का 5, यहां से आ गया 4, 4 और 5 कितने हो गए √9, √9 का मान कितना हो गया 3, यानी बी आंसर। तो ऐसा तो आप लोग कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, वर्गमूल वो बाद में देख लेंगे। अब अपन पढ़ेंगे माध्यक और बहुलक वाला पोर्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पोर्शन आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अपन इस चीज को करेंगे, यहां से किसको करेंगे, इस चीज को, इसको कैसे करना है ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। तो यहां से आप लोगों को पहले 3 चीज अच्छे से समझनी है भाई। पहले क्या समझना आपको एक चीज पता होनी चाहिए, माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक या माध्यिका पूछे तो कैसे निकालते हैं, माध्यक या माध्यिका। हो सकता है आपका आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां से आजकल। और बहुलक कैसे निकालते हैं,
3 चीज आपको निकालना आएगी तो यहां से कम 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, आपके एलडीसी के एग्जाम। देखो क्या होता है, जब अपन माध्य निकालते तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि जितनी संख्याएं उन सबका योग करना है, जितनी संख्याएं उनका क्या करना है, योग, और आपने कितनी संख्याओं का योग किया उनका लगाना है भाग, इतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, याद रखना ही नहीं है। माध्य निकालने के लिए जितनी संख्याएं दे रखी है उन सबका योग करेंगे, बटा में क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। माध्य की या माध्यिका निकालनी है तो जो भी संख्याएं दी गई है उनको पहले आरोही क्रम में सेट करना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखना। आरोही में भी कर सकते हो, अवरोही में कर सकते हो, यानी या तो उनको छोटे से बड़े के क्रम में सेट करना या फिर उनको बड़े से छोटे के क्रम में सेट करना। जैसे ही सेट कर लो फिर आपको उनकी काउंटिंग करनी है प्यारे विद्यार्थी। उनको क्या करना है, गिनना है। उनको क्या करना है, गिनना है। गिनने से यदि वो सम संख्या आए और गिनने से वो विषम संख्या आए, दो ही आ सकती है, या तो सम आ सकती है या आपकी विषम आ सकती है। सम आए तो 2 का भाग लगाना है, विषम आए तो 1 जोड़कर 2 का भाग लगाना है। सम आए तो 2 का भाग लगाना है, विषम आए तो 1 जोड़कर 2 का भाग लगाना है। जैसे ही आपका वो उत्तर आता है, ऐसे मान लो उत्तर कोई सम संख्या आ गई, 8 आ गई, और उस 8 में आपने कितने का भाग लगा दिया प्यारे विद्यार्थियों, 2 का, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 4। ऐसे कोई विषम संख्या आ गई, ऐसे मान लो 9, तो आपने 1 जोड़ा, 10 में 2 का भाग लगाया, कितना आया, 5। इस कंडीशन में जब सम आया तो इस 4 यानी 4 नंबर की संख्या जो 4 नंबर पे लिखी हुई है वो, और 5 नंबर पर जो संख्या लिखी हुई है उनको जोड़कर 2 का भाग लगाना, जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि 5 जैसे विषम आया तो विषम में 1 जोड़कर 2 का भाग लगाया, तो जो 5 नंबर पर पद है वो ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, सबसे ज्यादा बार आती है, वही आपका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। इससे आधारित ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक का। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये जरूर विशेष ध्यान रखना, इनको थोड़ा स्पीड से क्रम में, कि क्वेश्चन दे दिया 9, 12, 6, 12, 11 के संख्याओं के लिए नीचे दी गई राशियों के मान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। यानी पहले तो आपको मान निकालना है, फिर इनको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, व्यवस्थित करना है। फिर इस क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है जी। चलो देखते हैं। सबसे पहले संख्याओं को आप छोटे क्रम में ही लिख लो, कि पहले 6, फिर 9, फिर 11, फिर 12, संख्या 4 ही है। आपको पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है माध्य, संख्याओं का योग बटेवा n। कितनी संख्या है, देखो जोड़ो, 9 और 11 20, 20 और 12 कितने हो गए, 32, और 32 और 6 यदि अपन देखें तो 38, कितने हो गए, 38। फिर 38 में 4 का भाग लगाएंगे, उत्तर कितना आएगा, 4, सॉरी कितनी बार चला जाएगा, 9 चौके 36, 9.5, कितनी बार चला जाएगा, 9.5, यानी माध्य कितना आएगा, 9.5। फिर माध्यिका निकालने तो 4 संख्याएं हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 4 संख्याएं छोटे क्रम में 1, 2, 3 और 4, तो 4 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 2, यानी दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाऊंगा, 9 और 11 20, यानी 10। माध्यिका या माध्यस्थ कितना आएगा, 10। बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, एक संख्या छोड़ दी भाई बच्चों, एक संख्या 12 2 बार रिपीट हुई है, सॉरी मिस्टेक, वापस निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखो मैंने 4 ही संख्या ले ली, इसमें क्या है, एक 12 और है। अब देख लो 38 में 12 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे भाई, 50। 50 में 5 का भाग लगाऊंगा, यानी ये कितना आएगा, 10 आएगा। ये आपका क्या आएगा, 10 आएगा। माध्यिका यदि 4 संख्या है तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या या 1, 2, 3, 4 और 5, 5 + 1 यानी 6, 6 में 2 का भाग, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद कौन है, 11, तो माध्यिका 11। बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है यानी 12। उसके बाद में 5वां ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है एलडीसी में, इसका ध्यान रखना, ऐसा पूछा जाएगा, 2 × माध्य,
2 इंटू माध्य कितना आया 10, यानी कितने हो गए 20, प्लस 3 इंटू बहुलक, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आएगा, पहले ही 20 प्लस हो रहे हैं, तो इस प्रकार से आगे करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, पहले माध्य आ जाएगा, फिर माध्यिका आ जाएगी, फिर बहुलक आ जाएगा, फिर डी, यानी ABCD का ही क्रम है, ABCD ऑप्शन नंबर द, ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे LDC के एग्जाम में। यहां पूछा है मैचों की दी गई श्रेणी में एक कबड्डी द्वारा अर्जित किए गए इनकी माध्यिका निकालने। देखो माध्यिका का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, माध्यिका पूछी जाएगी, तो माध्यिका निकालने के लिए टाइम कंज्यूम नहीं करना है, आपको संख्या को लिखना है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले इसमें क्या है 2 है, सबसे पहले कितना दे रखा है इसमें 2 दे रखा है, तो यहां से 2 लिख लेना साइड में। फिर कहीं 2 और है क्या, 2 2 2 2 2 नहीं है, 2 के बाद में 3 देखो कहीं है क्या, नहीं है। 4 है क्या, तो 4 यहां पर मुझे देखने को मिला था, 4 4 4 4 नहीं है क्या, 4 नहीं है भाई 4। फिर कितना लिखना है आपको 5 5 लिख लिया, उसके बाद में 6 कहीं नहीं है, तो 7 और 7 2 बार है, 7 और 7 लिख दिए। उसके बाद में आपके पास में 8 है, तो 8 लिख दिया। उसके बाद में एक और 8 है, तो वापस 8 लिख दिया। उसके बाद में कौन है 9 10 10 है, यहाँ है 10 और यहाँ पर है 10, 10 और 10 लिख लिया। उसके बाद में कितना है, उसके बाद में कितने है भाई 15 है क्या, 10 के बाद में 15 है, 17 है, सॉरी 14 रह गया, पहले 14 है, उसके बाद में 15 है, उसके बाद में 16 17 है, 17 है, उसके बाद में 18 है, उसके बाद में देखो 18 के बाद में 24 है, 24 है, उसके बाद में कितना है 24 के बाद में है 27 है, 27 के बाद में 28 है, 28 के बाद में 48। फिर इधर वाली संख्या को एक बार देख लेना है, उतनी पूरी संख्या हो तो गई, ये बस कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहां देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गए, ये तो सही है। अब 16 भी सम संख्या है तो 2 का भाग लगाओ, यानी 8 नंबर और 9 नंबर वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, 8 पे एक तो है 10, एक है 14, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 14 10 24, उत्तर आ गए 12। ये लो, आप लोगों को माध्यिका निकालना समझ में आ गया होगा। माध्य निकालना है। अब यदि देखो 2 अलग अलग टुकड़ों में पूछ ले, आपको अलग अलग टुकड़ों में दे दिया जाए, तब क्या कंडीशन रहेगी। उस कंडीशन में 9 का माध्य 110 है, तो 9 गुणा 110 करना है, प्लस 6 का 80 है, तो 6 गुणा 80 करना है। और संख्या कितनी होगी, पहले 9 3 6 हो गई, मतलब अब 15 हो गया, तो भाग 15 का लग जाएगा। 11 9 99 990 प्लस 8 6 48 480 बटे 15, देन 0 8 8 16 और 1 17 9 4 13 और 1 14, 1470 में भाग लगेगा 15 का। 15 का भाग लगाऊंगा 15 नाम का 135, जिसकी स्टार्टिंग 9 सभी से है। 35 के बाद में 12 हो गए 120, 15 संते, ये क्या हुआ 15 × 120 98, ऑप्शन नंबर द। ये आप लोगों को माध्य निकालना समझा दिया मैंने। और जैसे 19 का बहुलक है, तो इनका माध्य क्या है, तो बहुलक कितना है, वो बहुलक से माध्यक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा आपको इन संख्याओं को एडजस्टमेंट करना है, माध्यक निकालना है, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और सेट करना है मामला। चलते हैं आगे। ऐसे इनकी माध्यिका निकालने तो बार बार मैं क्या ही करवाऊं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं समझा देता हूं। मैंने माध्यक या माध्यिका या बहुलक निकालना मैंने समझा दिया है। एक बंटन में n पदों का माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है, x दे रखा है। यदि पहले पद में 1 की वृद्धि हो जाए, दूसरे में 2 की, तीसरे में 3 की, ऐसे चलती जाए, तो n पदों में कितने की, 1 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, 4 की वृद्धि, ऐसे चलते चलते n हो गई क्या। तो इन n संख्याओं का अलग से योग कर लो। n संख्याओं का योग करने का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटेवा कितना हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, 2 हो जाता है। लेकिन आपको पता है वापस औसत निकालना, तो गुणा में n करेंगे, n से n हट जाएगा, यानी n प्लस 1 बटेवा 2 और ऐड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
माध्यिका 63 है तो x का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपके एलडीसी में पूछा जाना है। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, पहले इसको व्यवस्थित क्रम में सेट करो भाई, व्यवस्थित क्रम में ही सेट है ये 29, 32, 48, 50। इसी में कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, इसको एक ही मानिए, 6 7 8 9 और 10। 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5, पांचवा पद और छठवा पद दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। पांचवा पद कौन है, x, छठवा पद कौन है, x प्लस 2, x प्लस 2, दो जोड़ों को जोड़ा तो 2 का भाग लगाने से अपनी माध्यिका आती है। लेकिन यहाँ माध्यिका कितनी दे रखी है, 63, तो बराबर में 63 रख लो। x और x 2x प्लस 2 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 126, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 124, 124 में 2 का भाग लग जाएगा तो आ जाएगा 62। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा 62। ठीक है ना, दिए हुए को कई बार उसके बराबर रखना होता है। जैसे ये माध्यिका सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो अब लेने में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पूछ लेगा कई बार, माध्यिका निकालो और बहुलक निकालो और उनमें अंतर निकालो, बस यही मिस्टेक करोगे पढ़ने में। तो विशेष ध्यान रखना, तरीका वही अप्रोच लगानी है, माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है, फिर क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर सेट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट की आगे। प्रथम 12 भाज्य संख्याओं की माध्यिका बताओ। तो प्रथम 12 भाज्य संख्या है तो लिखोनी पड़ेगी भाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37। कितनी लिखनी है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब अपने को माध्यिका निकालने, तो अपने को तो ये देखना है 12 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ गया 6 नंबर और 7 नंबर वाले का योग कर लो, 3 और 2 5, 13 और 17 का योग कर लो, 13 प्लस 17 बटेवा 2 कर दो, 13 और 17 हो गए 30, 30 में 2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा अपना 15। तो ये विशेष ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का रिवीजन। जैसे पिछली बार एलडीसी में क्वेश्चन पूछा, ये संख्या दे दी का माध्य और माध्यिका का अंतर पूछा, माध्य भी पूछ लिया, माध्यिका भी पूछ ली, उनका अंतर पूछ लिया, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा करवा रहा है इस चैप्टर में और कुछ होता नहीं है। तो आप इसको पहले ही एडजस्टमेंट कर लेना, सबसे पहले 3, उसके बाद में 6, सॉरी 3 के बाद में 4, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 16, सॉरी 12, 12 के बाद में 16, 35, 39 हो गई क्या संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 2 5 3 8 हो गया। पहले क्या निकालना है, माध्य। माध्य का मतलब सभी संख्याओं को जोड़ के उतने का भाग लगाओ। जोड़ो भाई सभी संख्याओं को, जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 12 की अपन बात करें तो 32, 32 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने 38, 38 और 10 48, यहां तक योग हो गया 48। उसके बाद में एक बचा है 35 और एक बचा है 39, इनका योग कर लो। तो अपन करेंगे 8 और 5 13, 13 में 10 जोड़ते हैं तो 23 यानी 22 का 2 कैरी 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12 यानी 112। ठीक है, इतना ही कैसे आया भाई, ज्यादा होना चाहिए था। 4 और 2 6, 3 और 3 6, 35 35 70 35 105। ठीक है, चलो भाई 112 के अंदर कितने का भाग, 3 2 5 3 8 का भाग लगाएंगे, 8 एकम 8, 3 8 चौके 32, 14 हो गया। उसके बाद में माध्यिका कितनी संख्या थी, 8, 8 थी तो 4, 4 और 5वां पद, 1 2 3 4 और 5वां पद, 4 और 5 7 प्लस 12 बटेवा 2, यानी यहां आ जाएगा कितना, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 12 में 7 जोड़ेंगे पॉइंटों में 5 ही आएगा, ये 7 पॉइंट, कोई मिस्टेक हो गई क्या, 1 मिनट वापस जोड़ लेते हैं इनको, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 12 ही था ना, 20 और 12, 20 और 12 32, 32 और 6 38, 10 48 सही है। फिर 35 और 39, तो देखो 8 और 5 13, 13 में 10 जोड़ते 23 यानी 22 का 2 सही है, 8 8 16 17 5 22। फिर यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 11 लिख दिए, 12 होते हैं।
8 का भाग लगाएंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कई बार ऐसे देख लिया करो। फिर 42, 8 पंजे 40, 2.20, 15.5, ठीक है। और यहाँ पर 12 में 6 जोड़ते हैं तो हो जाता 12 और 7 19, 19/2 यानी 9.5। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे 9.5। ये फिर मिस्टेक कैसे आ गई, 15.5 आया उधर तो। अच्छा सॉरी भाग लग रहा था उसका, 20 के बाद में हो गया 25, 2.5। इसमें से 25 घटाएंगे तो 25 ये हो जाएंगे, 5 में से 5 25 75, और यहाँ से हो जाएगा कितना 8 7 7.75, सॉरी 9.75। थोड़ा सी मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, 9 नोट 4.25 आएगा इसका, या सॉरी 5.75। ठीक है। ऐसे देखो कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना भाई, हो जाती है कई बार मिस्टेक। यदि k 2k - 1 3k + 2 5 8 10 का माध्य 9 है तो इसका माध्यिका क्या होगी। पहले अपने को माध्य निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए देखो विशेष आपको क्या करना है, पहले इनका माध्य निकालना है। तो माध्य से अपने को k का मान मिलेगा, फिर उससे एडजस्टमेंट करके माध्यिका निकालनी। तो यहां से यदि अपन देखें तो k प्लस में 2k - 1 प्लस 3k प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10, इनका योग करो। कितनी संख्या है, 3 ये 6, 6/6, 9 6 54, सीधा लिख रहा हूं, बराबर में 54 आना चाहिए। k 2k और 3k कितने हो गए, 3 6k, कितने हो गए 6k। यहां से k का खेल खत्म। अब संख्याओं को जोड़ो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 10 24, बराबर में 54। देन 6k बराबर 54 में से 24 घटा दो तो कितने बच जाएंगे 30। 5, k का मान कितना आया 5। अब देखो इनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये k का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। ये 5 हो गया, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 5 3 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, और ये 5 8 10 है। अब इनको एडजस्टमेंट कर लो, 5 फिर वापस 5 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 17, हो गया क्या, 3 और 2 3 6। अब इनकी माध्यिका निकाल लें तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, बचे हुए दोनों का योग, दोनों के बीच की संख्या कितनी आ जाएगी 8 और 9 के बीच दोनों का योग बटेवा 2 8.5, यानी ऑप्शन नंबर ब। बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मैंने माध्य माध्यिका बहुलक आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब है अपनी ऊंचाई और दूरी वाला सिस्टम। त्रिकोणमिति के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे, अब ऊंचाई और दूरी को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऊंचाई और दूरी को देखने वाले हैं। तो यहां से देखो 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण इतने। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। आपको एक 216 मीटर क्या बनानी है, मीनार बनानी है, बना लोगे, ठीक है जी। चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष के तल के अवनमन कोण, मतलब ये 216 है, ऑटोमेटिक समझ जाना है। कई बार देखो दोनों ही अवनमन कोण है तो दोनों नीचे, तो ये 216 मीटर चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, यानी यहां और यहां क्या बन रहा है भाई 30 और 60 है। ये कोण कितना है, शीर्ष का 30 है, शीर्ष वाला ये कोण कितना है 30 है, और ये कोण कितना है 60। वैसे अवनमन कोण ऊपर बनते हैं, लेकिन अपने को ऊपर से क्या मतलब, तो अपने को टावर की ऊंचाई बतानी है। टावर की क्या बतानी है प्यारे विद्यार्थियों, ऊंचाई बताई है नहीं। अब मुझे ये बताओ, ये 216 है, ये 60 डिग्री का कोण है। पहले ये त्रिभुज देखेंगे। अब आपको माइंडली एक चीज याद रखनी है, पहले वो याद रखवा देता हूं, फिर चित्र का कैलकुलेट। आपके पास में ऐसे त्रिभुज बने, ऐसे 3 त्रिभुज पॉसिबिलिटी है बनने की इस प्रश्नावली में, जिसमें यहां एक कोण 60 हो सकता है 45 हो सकता है, और हो सकता है 30 हो सकता है। विशेष याद रखना है आप लोगों को, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो 60 के सामने वाली भुजाई ये √3 है, तो ये कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। 45 का मान 1 होता है, इसके सामने वाली भुजाई ये 1 है, तो ये भी कितनी होगी, 1 होगी। 30 का मान होता है 1/√3,
तो एक ऊपर, तो ये वाली √3 होगी। 30 के सामने 23 छोटा है तो छोटा के सामने एक, ऐसे याद रख सकते हैं। 60 बड़ा है तो उस बड़े के सामने वाली भुजा √3। अपन ने त्रिभुज में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने कि बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा। तो ये कोण 60 है, ठीक है ना, तो इसके सामने का ये √3 होगा तो ऑटोमेटिक ये 1 हो जाएगा। 45 का एक मान होता है तो ये एक, तो दूसरी भी एक, क्योंकि एक 45 हो गया तो दूसरा भी 45 होगा, तीसरा 90। ये तो 90 होता ही होता है इसमें, ये 30 तो ये 60। 60 के सामने की भुजा कितनी होती है? √3 होती है। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ये 60 है, इस 60 के सामने वाला मान कितना होना चाहिए? √3 होना चाहिए, ठीक है ना। और ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो √3 बराबर अपने को कितना दे रखा है? 216। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 216 बटे √3, यानी ये वाली भुजाएं निकल गई कितनी? 216 बटा √3। ये जितनी है उतनी की उतनी तो ये कितनी हो गई? 216। कितनी हो गई? 216 बटा √3। क्लियर है। अब 30 के सामने का मान 1 होता है, मतलब ये वाला मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कितना है? √3। तो आप कहोगे कि √3 के बराबर में है 216 बटे √3। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 216 बटे √3। पहले से था √3 और आ गया, यानी 216 बटे कितना हो गया? 3। 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी ये वाली ऊंचाई आ गई 72। ये वाली 72 आ गई। टोटल थी 216, उसमें से इसको माइनस कर दो, 216 में से 72 माइनस होंगे तो बची हुई ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये हो जाएगा 6 में से आ गया 4, यानी इकाइकांक 4 होना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ब। पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ब। न कोई टेन लगाना, न कोई थीटा लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, ऐसे ही इन क्वेश्चनों को अप्रोच से करना है, ठीक है। एक 90 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से टावर की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 और 60 है, तो टावर की ऊंचाई बताओ। वही है 90 मीटर ऊंची, सॉरी क्या कह रहा है? 90 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से टावर की चोटी और आधार का अवनमन कोण सेम, वही चित्र है। क्या कह रहा है? चोटी वाला जो कोण बन रहा है वो 30 बन रहा है, ये वाला 30 है और ये वाला 60 है, ठीक है जी। इस टावर की ऊंचाई 90 है, टोटल 90 है। अब इसको एक अलग से त्रिभुज बना लो जिसमें ये कोण कितना है? 60 और ये 90। 90 के सामने वाली भुजा कितनी होती है? √3। √3 का मान कितना दे रखा है? 90। तो 1 बराबर क्या उतना हो जाएगा? 90 बटे √3। यहां तक कि कोई खानी समस्या है किसी को? नहीं है जी, 1 का मान मिल गया, यानी ये वाली भुजा कितनी आएगी? 90 बटे √3 आएगी। ये उतनी है तो उतनी ही है। अब एक नया त्रिभुज छोटा सा बन जाएगा। ये 90 बटे √3 है, तो ये कोण कितना है? 30 है। 30 के सामने का मान 1 होता है, तो ये बचा हुआ कितना है? √3। √3 के बराबर है 90 बटे √3। 1 का मान चाहिए 90 बटे √3 इंटू √3, यानी ये हो जाएगा 3। 3 से 90 में भाग लगेगा 30 बार, यानी ये वाली ऊपर वाली ऊंचाई कितनी आ गई? 30। 90 में से 30 घट जाएगा तो ये वाली कितनी आ जाएगी? 60 मीटर। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? 60, ऑप्शन नंबर। कोसेक थीटा प्लस कोण, ये बाद में बताऊंगा अभी। जब सूर्य का 49 कोण 45 से 30 डिग्री में बदलता है तो खंबे की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है। खंबे की ऊंचाई बताओ। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना भाई, कॉन्सेप्ट याद करके जाना ये वाला, कि आपको ऐसा त्रिभुज बने, इस प्रकार का त्रिभुज बने। कैसा बने? इस प्रकार से बने। और यहां पर आपको क्या दे रखा है? डी थीटा दे रखा है और यहां थीटा दे रखा है। इधर से आना, ये θ1 रहेगा और ये θ2। ये वाली यदि आपको डिस्टेंस दे रखी है और ये वाली h दे रखा है, तो या तो ये दूरी पूछेगा और या ये ऊंचाई पूछेगा। इन दोनों में संबंध होता है d बराबर h इंटू कोट θ1 माइनस कोट θ2। बस इतना याद रखना। d बराबर h कोट θ1 माइनस कोट θ2, या फिर टेन में याद कर लो d बराबर h टेन θ2 माइनस टेन θ1। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। कोट का उल्टा क्या होता है? टेन होता है, ठीक है। अब करते हैं उस क्वेश्चन को, पीछे वाले को साइड में कर देता हूं इसको थोड़ा सा। 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। चलो जी भाई,
देखते हैं सिस्टम क्या है। जब सूर्य का 49 कोण यानी ये वाला 45 से 30 में बदलता है, यानी पहले ये कोण कितना था 45, अब इससे कितना हो गया 30 हो गया, तो 80 मीटर तक बड़ी हो गई, 80 मीटर तक ये बड़ी हो गई। तो आपको पूछा है खंबे की ऊंचाई बताओ, यानी ये h बताओ। तो मैंने क्या कहा था, d बराबर, सूत्र क्या है, d बराबर h इंटू कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। ठीक है जी। तो 80 बराबर, लिखो आगे, 80 बराबर h निकालना है, कोट थीटा 1, कोट थीटा 1 30, कोट 30 का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, √3 माइनस कोट 45, कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 80 बटेवा √3 माइनस 1 बराबर h। अब ये है नहीं तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा कर लो, √3 प्लस 1 से, 3 और 1 में डिफरेंस कितने का हो गया 2 का, 2 से कितनी बार कट गया 40, तो 40 √3 प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा माताबच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रिवीजन कर लेना। एक मीनार के आधार से, एक मीनार है उसके आधार से दो बिंदुओं ए और बी जो क्रमशः कितने हैं, मीनार के आधार से एक सीधी रेखा पर पी और क्यू दूरी पर है, तो मीनार से शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है मीनार की ऊंचाई। देखो एक चीज आपको हमेशा याद रख लेनी है, आपको चीज में क्या याद रखना है कि यदि पूरक कोण आपको दिए गए हो, पूरक कोण बोल देना, और आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी हो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये ऊंचाई h निकालनी, पहले यहां से यहां की दूरी a दे रखी हो, यहां से यहां की दूरी b दे रखी हो। ठीक है, तो यहां और यहां पूरक कोण बोले, पूरक कोण का मतलब एक कोण थीटा है ना, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। पूरक कोण बोलते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इसके बीच में एक संबंध होता है, h निकालने का सूत्र होता है h बराबर √AB। बस कहानी खत्म। अब देखो p और q बोल दिया, तो p और q बोल दिया तो √PQ हो जाएगा, बस पूरा कोण √PQ ऑप्शन नंबर है। ज्यादा करने का, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति चलो भाई क्वेश्चन देखो, 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है, जिस अवनमन कोण 30 से कुछ समय बाद अवनमन कोण द्वारा तय की गई दूरी। देखो ये क्वेश्चन पिछली बार एलडीसी में पूछा था। अब ऐसे क्वेश्चनों में यदि आप टाइम लगा दोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये 100 है, पहले 30 से 60, ये 30 था, यहां से कितना हो गया 60 हो गया, तो उसके द्वारा चली गई दूरी ये निकाले d। तो मेरा सूत्र क्या था, d बराबर h कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2, देन d बराबर h का मान कितना है भाई 100 इंटू कोट थीटा 1, पहला थीटा कितना है कोट 30, थीटा इधर से थीटा 1, कोट 30 का मान कितना होता है tan 60 का मान यानी √3 माइनस कितना हो जाएगा 60 का मान कितना हो जाता है 1/√3। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, सॉरी कर लो। d बराबर इतना तो सीख ही रखा होगा 100, इसका नीचे √3 लघुत्तम ले लूंगा तो ये √3 3 में से एक जाएगा 2। अब ऐसा फिर ऑप्शन है क्या कहीं देख लो, d बराबर 100 इंटू 2 कितना हो गया 200/√3, ऑप्शन में है क्या 200/√3, 200/√3 ऑप्शन नंबर ड। बस ऐसे करो, निकलो आगे चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। वैसे इसमें शायद 2-3 ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये भी दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मिस्टेक हो रखी है, 200 ऑप्शन गलत है क्या इसके, 200/√3 ही आएगा, ये 200/√3 आएगा। अब इसको देखो सेट करते टाइम ऐसे सेट कर दिया, 200 नीचे से √3 को उठाने के लिए ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे भी √3 से गुणा, तो ये हो गया 200
√3/3 गुणा 3 3, ये रहा ऑप्शन 200 √3/3। इस प्रकार के कई बार ऑप्शन सेट कर देते तो बात वही है, ओरिजिनल उत्तर ये है, इसको इसमें चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के P और Q 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और पूरक कोण है। अब मैंने क्या बताया, रूट लगाओ, ये लिखो, ये लिखो, 10 पंजे 50, 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को 25 गुणा 2 यानी 25 का 5 और इसका √2, 5 √2। क्लियर है। नेक्स्ट, ये कोई है नहीं, ये देखो, इसको समझना, जब आपको कोण निकालना हो, ऐसे में कोण पूछ ले, एक ही त्रिभुज बनेगा कोण वाले में। कोण निकालने के लिए बोला है कि 40 मीटर लंबी सीढ़ी, ये 40 मीटर लंबी सीढ़ी है, 20 √3 मीटर ऊंची दीवार है, 20 √3 मीटर ऊंची दीवार के सम्मुख इस प्रकार में रखा जाए कि वह दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाए। अब अपने को कोई मतलब नहीं है, अब इनकी काटापीटी कर लो आप। तो इनकी काटापीटी कैसे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, मतलब कुल मिला के ये 1 को √3 से गुणा करूंगा तो ये आएगा √3। तो अपने को ये वाला कोण पूछा है, √3 के सामने कोण कितना होता है, √3 बड़ा मान है तो 60 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर से 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 मीटर खंबा जमीन पर 2 √3 मीटर की छाया डालता है तो उन्नयन कोण पूछा है, काट लो, 2 तिया 6, ये 3 ये √3, ये भी कट गया वापस, कितनी बार, √3 बार। ये √3 कब होती है, जब यहां कोण होता है 60 डिग्री का, तो देन इसका भी आंसर कितना है, 60। कितना आसान है, करने की कोई आवश्यकता, कोई टेन वेन कुछ नहीं लगाना। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया ये 1 है, ये √3 है, तो उन्नयन कोण एक के सामने एक छोटा होता है तो छोटे के सामने छोटा कोण यानी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 मीटर ऊंची चट्टान मध्य दूरी क्या है यदि नावें चट्टान के विपरीत दिशा में है। कोई मतलब नहीं है ऐसा, पी ये बाद में करूंगा, त्रिकोणमिति। चलो भाई, अब अपन ने त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, उनको देख लेता हूं। त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता देता हूं, ऊंचाई और दूरी वाला मैंने समझा दिया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एक ये सूत्र माध्य माध्यक बहुलक का रह गया है। देखो, आपको सूत्र याद कैसे रखना है, ये कंफ्यूज करेगा सूत्र। ऐसे मान लो आप लोग भूल गए कि सर हमें सूत्र याद ही नहीं रहा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ऐसे याद रखना है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, माध्य, उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, माध्यक, उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं बहुलक। क्या पढ़ते हैं, बहुलक। सबसे लास्ट में अपन ने बहुलक पढ़ा, तो इस बहुलक के बराबर में ही कुछ न कुछ होगा। अपन ने ये 1 नंबर पे पढ़ा है, ये 2 नंबर पे पढ़ा है, क्योंकि बहुलक के बराबर में इनको लिखना है, बहुलक के बराबर में इनको लिखना है। ये 2 नंबर पे पढ़ा है, ये 1 नंबर पे पढ़ा है, तो एक एक्स्ट्रा ऐड करना, 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस 1 में एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 2 माध्य, ये लो कहानी खत्म, 2 माध्य। अब ये माध्य इधर किसका है, माइनस का, इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। अब तो इसके आधार पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि वो संख्या जिसमें 3 तो माध्य के गुणा में हो और 2 माध्य के गुणा में हो, तो ऐसा क्वेश्चन कहाँ है। देखो 3 बहुलक के गुणा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुलक तो लास्ट में पढ़ते हैं, तो बहुलक का तो बाद निकलेगा। 3 माध्य 2 बहुलक और माध्यक, ऐसे सूत्र भी याद रख सकते हो कि माध्य फिर माध्यक फिर बहुलक, बहुलक का सूत्र आएगा तो माध्यक 2 नंबर पे पढ़ा है तो माध्यक का 3 गुणा, और माध्य 1 नंबर पे पढ़ा है तो माध्य का 2 गुणा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति की सारणी याद करवाऊंगा और त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र याद करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। सर साइन थीटा में आपको याद करना है प्यारे विद्यार्थियों, कोस थीटा याद करना है और टेन थीटा याद करना है, और टेन के साथ में कोट भी याद कर लेना यदि याद चाहो तो, बाकी कोई इच्छा नहीं। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हमेशा 0 से शुरुआत करते हैं, तो साइन 0 का मान 0, 0 के बाद में आता है आधा यानी 1/2, आधे का भी और आधा करना है तो 1/√2, ऐसे याद करना है। तो याद रखने का सूत्र है 1 आधा, आधे का भी आधा मतलब √2, √2 के बाद में आता है √3, √3 के बाद में आता है 2, लास्ट में कहानी 1। इसको इधर से कन्वर्ट करो, 1 √3/2,
1/√2, 1/2 और 0। फिर टेन में आपको याद रखना है, टेन में क्या याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, टेन में देखो याद रखना है, एक याद रखना है टेन में एक, उसके बाद में चीज याद रखना 1/√3, 1√3 और 0। 0 तो क्या इन्फिनिटिव आएगा, कोट में हो जाता है इन्फिनिटिव, √3, 1/√3 और 0। 0 क्या, हाँ 0, सॉरी 1, 0 आएगा ना, यहाँ गलती से 1 लिख दिया भाई प्यारे विद्यार्थियों, 0 और ये भी 0। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि 0 आधा, आधे का भी आधा, √3/2 और 1 कोस में उल्टा हो जाएगा। टेन में क्या याद रखना है, इनके याद नहीं भी रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाला याद रखना, टेन 30 का मान 1/√3, 1 और √3, कोट में √3, 1 और 1/√3। उसके बाद में आपको एक चीज याद रखनी है कि पहला फलन होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा। तेरे भी ऊपर स्क्वायर मेरे भी ऊपर स्क्वायर, हम दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तेरे भी ऊपर स्क्वायर मेरे भी ऊपर स्क्वायर, हम दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जो 1 आया उसमें आगे वाला को जोड़ लिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा, टेन के बाद में आता कोट है लेकिन कोट ना लिख के क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस जो कोट को छोड़ा था इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण आपको याद करके जानी है एग्जाम में, कई बार इनसे सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। देखो इसको लिखूंगा मैं तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे इसका क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कई बार इसको वो ऐसे लिख देगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो इसका उल्टा लिख दिया तो 1 के भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इन 3 सर्व समीकरण इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में m है तो m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का मान बताओ। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना। अपने को m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1 का मान चाहिए। m का मान रख दो, स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, नीचे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा डॉट कोट थीटा माइनस का 1। नीचे क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और दोनों ही सेम ही तो है, प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा प्लस का 1। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस 1, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा। अब इसको एडजस्टमेंट आप लोगों को करना है, बताओ भाई क्या कुछ कर सकते हो क्या। सर हमें ये तो नहीं पता कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो हम नहीं जानते, लेकिन यदि आप इसको कुछ ना कुछ माइनस के साथ में लेके आओ तो हम काम बैठा सकते हैं। अब 3 सर्व समीकरण यहाँ वापस लिख देता हूँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, इसके बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यदि यहां से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर दूं तो इसकी जगह, इस पद की जगह, इस पद की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। प्लस में एक कोट स्क्वायर थीटा है, प्लस में 2 कोसेक थीटा डॉट कोट थीटा है। ऐसे ही इस कोसेक की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या एक को हटा ही दो ना, खेल ही खत्म हो जाए, वो ही मान रख दो ना ताकि इसका खेल ही खत्म हो जाए। एक को हटाई दे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह इस 1 की इस कोट स्क्वायर थीटा की जगह सीधा कोसेक स्क्वायर थीटा रख दो। इसकी जगह क्या रख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में एक कोसेक स्क्वायर थीटा है ही, प्लस में 2 कोस थीटा डॉट कोट थीटा। ऊपर वाला ये एक रे कितने हो गए, 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा डॉट कोट थीटा, और नीचे 2
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा डॉट कोट थीटा। ऊपर वाले में से 2 कोट थीटा कॉमन ले लो, नीचे वाले में से 2 कोसेक थीटा कॉमन ले लो। ये आगे आएगा, ये आएगा कोट थीटा, क्या आएगा कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, नीचे क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। इससे ये वाला कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। कोट को क्या लिखेंगे, कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा और नीचे कोसेक को 1/sin। कुल मिला के उत्तर क्या आएगा कोस थीटा आएगा, ऑप्शन नंबर द। इस प्रकार से ये क्वेश्चन तो बड़े होते हैं तो इनका तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल फॉर्मूले होते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को याद रख लेना कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 हो तो m स्क्वायर माइनस 1 बटेवा m स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होता है कोस थीटा होता है। नेक्स्ट ये सारणी याद रखनी है, ये सर्वसमीका याद रखनी है, ये तो मैंने करवाई दी है। देखो भाई एक चीज विशेष ध्यान रखना, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे दिखे ना साइन ऊपर नीचे कोस या टेन ऊपर नीचे कोट और या ऊपर सेक नीचे कोसेक, और इन दोनों के जो यहां लिखी हुई संख्या है इनका योग करने पर 90 हो जाए तो इसका मान हमेशा 1 हो जाता है। देखो साइन 29 कोस 61 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो रहे हैं, मतलब इसका मान है 2 टेन 11 टेन 31 टेन 45 टेन 59 टेन, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो इसका तो मान हो गया 1 प्लस 2, 2 तो गुणा में टेन 11 और टेन 59 सॉरी टेन 79 ये हो रहे तो ये एक दूसरे से कटेंगे, गुणा में होते हैं टेन टेन, गुणा में कोई सेम चीज है जैसे टेन के टेन है, सेक के सेक है, कोसेक के कोसेक है, साइन के साइन है। यदि ये गुणा में है इनका 2 का योग 90 हो जाता है तो ये सीधे कटेंगे, 31 और 59 कटेंगे, टेन 45 का मान 1, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, माइनस 3 साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर सेम 2 वैल्यू का स्क्वायर और दोनों का योग 90 हो तो योग कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और इसको कितने से गुणा करना है 3 से, 2 और 1 3, 3 में से 3 गए तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ये तो 2p आएगा इसका, ये 10th की किताब में था, सीधा उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है पुरानी। अब चलते हैं अपन व्रत महाशय की ओर, ठीक है ना, व्रत की ओर अपन लोग चलने वाले हैं, प्रस्थान करने वाले हैं व्रत की ओर। ठीक है, देखो व्रत में आपको कोण पूछे तो आपको कोशिश करनी चाहिए व्रत में कोण का क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा, और वो तरीका ये है कि आपको याद रखना है, एक तो ये व्यास होता है, ये व्रत का क्या होता है व्यास होता है, ये व्रत का क्या होता है व्यास। व्यास इधर जहां पर भी कोण बनाएगा ना वो 90 डिग्री बनाएगा, एक कॉन्सेप्ट तो ये इससे क्वेश्चन होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि यहां केंद्र पर जो कोण बनेगा इसका आधा कोण यहां बनेगा, आधा, यदि यहां थीटा बन रहा है ना तो यहां θ/2 बनेगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट व्रत का ये वाला रहेगा कि ये कोई जीवा है, इस और जितने भी कोण बनाएंगे वो सारे कोण बराबर होंगे। 3 कॉन्सेप्ट याद रखना, थीटा थीटा और थीटा। ये यदि व्यास है तो यहाँ 90 का बनेगा, यदि ये वर्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाता है तो यहाँ इसका आधा बनेगा, और यदि ये जीवा है तो एक जो कोण बनाएगा, आप चाहे आप कितने कोण बना लेना वो कितने होंगे। एक चौथी और आएगी कि चक्रीय जो भी चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है उसके चारों ओर वृत्त है तो इसके आमने सामने के कोणों का योग है ना 180 डिग्री होगा। बस ये 4 कॉन्सेप्ट याद रख लेना, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा एग्जाम के अंतर्गत। आपको यही बात याद रखनी है, इसके अलावा कोई बात याद नहीं रखनी है वृत्त से। अब क्वेश्चन देखते हैं, यदि AOC 130 डिग्री है तो आपको पूछा है ABC बताओ, क्या बताओ A, B और C। अब इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए क्या लगाना है,
ये देखो इस प्रकार से वृत्त पर स्थित चारों बिंदु है, तो मतलब चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब इस कोण का और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन यहां जाने के लिए इस कोण की सहायता, इस कोण का आधा ये होता है, इस कोण का आधा ये होता है, तो 130 का आधा 65 डिग्री। अब ये 65 है तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो 180 में से 65 को माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा लगभग 115 डिग्री। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए चार, ये कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करना जब भी आपको वृत्त की आकृति दिया जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यदि कोण ABC 65 डिग्री है, ABC ये 65 है, और इसके बाद में इसने क्या बोला, तो इस पर्सन की यदि अपन बात करें तो आपको BDC पूछा है। क्या पूछा है, BDC ये वाला। अपने को पता है ये वाला कोण, ये एक जीवा है, जीवा बराबर बनाती है, ये एंगल बराबर होंगे, ये अपन निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज के कारण बनने वाला है, एक कोण 65 है, एक 35 है, तो एक कोण कितना हो जाएगा, तो 4 5 11, 4 5 11 क्या 65, 60 और 30 90, ये 50, तो ये कोण 80 का हो गया ऑटोमेटिक। ये 80 है तो ये भी 80, देन ये क्वेश्चन 80 डिग्री। यदि दो त्रिभुज ABC बराबर है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। दो त्रिभुज देखो ये इस प्रकार से बनते हैं ना, तो ये सर्वांग समता और समरूपता का खेल है। इसको समझने का तरीका क्या है, ABC बोला है, A B और C और P Q R। अपने को दिया है कि AB है ना, AB ये वाली AB ये किसके है, इक्वल है BC के। AB किसके हैं, BC, AB BC, फिर BC और उसके बाद में CA, ठीक है। जिसमें इस प्रकार से चला है ना AB, इसमें कहां से चल रहा है, QR यानी ये वाले डबल, QR के बाद में PR के बाद में ये त्रिबल, ये सिंगल। अब लिखने का तरीका यही है, जैसे मैंने यहां सिंगल लगाया ना, तो सिंगल वाला सिंगल के ऊपर रहना चाहिए। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से की हुई है, PQR से की हुई है, PQR ये रहा PQR। तो इसमें PQR, इसमें सिंगल कहां था रे भाई, सिंगल वाला वापस भूल गए, इसमें डबल ये था सिंगल। तो सिंगल के बाद में है Q के बाद में R, सिंगल के बाद में डबल, ये था सिंगल। तो CA उसके बाद में B, CAB यानी CAB, यही वाला इसका सत्य क्वेश्चन है। PQR ABC के नहीं है, मतलब ये विशेष ध्यान रखना आपको। समरूप और सर्वांग समता में त्रिभुज को लिखने का नियम है, जो भुजा जिसके बराबर होती है, या फिर यहां से ऑटोमेटिक देख सकते हैं। देखो यहां A से B से कहां गया हुआ है C, यानी ABC होना चाहिए। यहां क्या गया, Q से R PR, यानी QRP होना चाहिए, QRP ये बराबर होने चाहिए। ABC QRP के बराबर, ABC QRP के बराबर। अब इसमें कुछ दे नहीं रखा तो इसका उल्टा सुल्टा भी दे सकता है। ये दिया है P, फिर इसने दिया Q, फिर इसने दिया R, तो इसको एडजस्ट करो PQR, तो इसको भी एडजस्ट करेंगे CAB, और अब ये ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये विशेष ध्यान रखना, समरूपता और सर्वांग समता में जो भुजा समान अनुपात में होती है, उसकी भुजा उसी के अकॉर्डिंग सेट होती है। ये लाइट आउट्स वाले खूब करवा दिए, खंबा, सूर्य का उन्नयन कोण, एक्स अक्ष। देखो निर्देशांक ज्यामिति का विशेष ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, निर्देशांक ज्यामिति का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या याद रखना है इसको देखो साथियों, ऐसे ध्यान रखना है, ये होता है एक्स एक्सेज, ये होता है एक्स एक्सेज, ये इसकी होती है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0 होता है। ये होता है वाई एक्सेज, ये होता है वाई डैश। डैश का मतलब इसमें नेगेटिव चलता है, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। जिंदगी में पहले एक्स ही बनती है लाइफ में, तो एक्स हमेशा पहले आता है, उसके बाद में वाई का कांस्टेंट होता है। यानी पहले एक्स होता है, उसके बाद में वाई होता है। अपन इसको भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भुजे, और इस खड़ी लाइन को बोलते हैं कोटि, ठीक है ना। ये भुज पहले प्लस फिर प्लस, पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, फिर पहले प्लस माइनस और फिर प्लस, यहां देखेंगे तो दोनों माइनस
और यहां देखेंगे तो प्लस माइनस। ये साइन याद रखना, आपको पूछ ले प्लस प्लस यानी 4,4 कौन से चतुर्थांश में है तो अपन कहेंगे पहले चतुर्थांश में। वो पूछे -3 -2 कौन से में है तो अपन कहेंगे थर्ड चतुर्थांश में। वो बोलेगा -2 + का 1 किस में है तो अपन बोलेंगे सेकंड में। वो बोलेगा 4 और -3 किस में तो अपन बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। वो बोलेगा 4 0 किस अक्ष पे है तो जो जिस अक्ष पे होगा उसका मान होगा, बाकी दूसरा वाला 0 होगा। जो जिस पे होगा उसका मान होगा, बाकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक x का मान कुछ है और y 0 है, x का मान कुछ है, ये y 0 है। ये x अक्ष पे है, ये y अक्ष पे है, ये 2,2 पेस्ट में है, ये भी पहले में है। ठीक है। कोट 15 से कोट 75 कैंसिल, कोट 20 से कोट 70 कैंसिल, कोट 45 का मान 1। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हो। ये देखो इसके अकॉर्डिंग वापस सेट करना। एक बार त्रिभुज वाला एक और समझ लो। एक क्वेश्चन के तहत इस प्रकार के आपको सेट करना पूछा जा सकता है। एक त्रिभुज है POR, एक त्रिभुज है जिसका नाम है AB और C। इसमें POR में कोण P है ना वो 25 डिग्री का है। कितने का है 25 का है। और इसमें C 25 का है, C 25 का है। ठीक है। उसके बाद में इसमें दिया है Q और B 90 के हैं। Q 90 का है, POR PQR ये क्या है, POR को इसको PQR कर लेना भाई। Q कोण और B कोण दोनों 90 के हैं, 90 के हैं। और आगे क्या दिया है PR है वो CA के बराबर है, PR है वो CA के बराबर। तो अब अपना स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो आप 25 वाले से कर रहे हो। ऐसे मान लो इसको P लिख दिया, P से कहां है Q और Q से कहां गए R। तो इसमें ऑटोमेटिक जहां 25 है वहां इसमें लिखेंगे तो यहां C लिखेंगे। P के बाद में अपन ने 90 वाला लिखा है तो C के बाद में 90 वाला B लिखा जाएगा और उसके बाद में A। यदि ये इस रूप में लिखा हुआ है तो इसी रूप में एडजस्टमेंट करना होगा। PQR लिखा हुआ है क्या, PQR और CBA, तो यही सत्य कथन हो गया ऑप्शन नंबर B। मतलब जहां से इसकी शुरुआत कर रहे हैं उसकी शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए और कुछ है नहीं इस पोर्शन। ठीक है। अब त्रिभुज के कुछ गुण धर्म की अपन बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। त्रिभुज के कुछ गुण धर्मों की अपन बात करेंगे। वो बात क्या रहने वाली है यदि कोई त्रिभुज बन रहा है, यदि मैं इस त्रिभुज में इस कोण की बात करूं तो ये कोण इस कोण का योग होता है, यानी A + B होता है। ये वाला बाहर वाला कोण एक कॉन्सेप्ट तो ये याद रखना है। ठीक है। दूसरा, यदि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये कोण दे रखा है, यहां अपने को कोई इनका अर्धक पूछ ले और वो यहां मिलता है तो ये कोण कितना होता है तो आपको याद रखना है ये कोण इसका 90 प्लस कुछ होता है, 90 + A/2। A/2 में कितना ऐड हो जाता है 90 हो जाता है। और यदि ये वाला त्रिभुज है और यहां इसका अर्धक और इसका अर्धक ये यहां मिलता है तो ये वाला कोण इसके 90 में से घट जाता है, 90 में से A/2 हो जाता है। बस ये वाणी खत्म है। बस ये का यही क्वेश्चन यहां पर है। त्रिभुज ABC में एक बाह्य कोण B और C के समद्विभाजक B और C, ये ABC है, A B और C। इसमें क्या दे रखा है बाह्य कोण B के समद्विभाजक C बिंदु O पर मिलते हैं, इसको B और C O पर मिलते हैं। तो BOC बताओ, BOC ये वाला कोण बताना है जिसमें एक 62 दे रखा है। कितना दे रखा है 62। मैंने कहा क्या कहा, बाहर जाता है कोई आदमी, बाहर जाने वाले आदमी को घटा दो। बाहर जाने वाला आदमी तो घट जाता है, अंदर आने वाला जुड़ जाता है। अंदर पूछता तो दोनों का योग हो जाता, बाहर जा रहा है तो घट जाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इसका 90 माइनस इसका आधा 31, 90 में से 31 घटाओगे 59, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बहुभुज, अब देखो भाई बहुभुज की कहानी भी आप लोग समझ के जा सकते हो। एक बहुभुज में आंतरिक कोणों का माप 150 है तो भुजाओं की संख्या, देखो आपको भुजाओं की संख्या याद करनी है। n का सूत्र याद रखना है, 360 में भाग लगाना है बाह्य कोण का। कौन से कोण का, बाह्य कोण का। और एक बात विशेष याद रखनी है कि बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण इनका योग होता है 180 डिग्री। यदि आपको बाह्य न दे तो आपको बाह्य निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें आंतरिक कोण दिया है तो अपन बाह्य निकालेंगे तो 180 में से घटा दो, 180 में से घटाओगे तो ये 30 डिग्री आएगा।
अब 360 में 30 का भाग लगाओगे, 0 से 0, 30 से 12, यानी इसमें भुजाओं की संख्या 12। ये विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई इसका। यदि त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करें जहां एपी एक वृत्त का व्यास है, पहले ये करवाता हूं फिर वृत्त का व्यास वाला बाद में करवाता हूं। ये देखो कहानी क्या होती है, दूरी सूत्र ज्ञात करने का सूत्र, डिस्टेंस दूरी निकालने का सूत्र होता है √4 x2 में से x1 को घटा दो और y2 में से y1 को घटा दो, किसी में से किसी को घटा दो और इनका स्क्वायर कर दो और रूट लगा दो, बस कहानी खत्म। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब √18, √18 को अपन क्या लिख सकते हैं, √9 गुणा 2, 9 का 3 और 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ब। दूरी सूत्र का प्रयोग आपके एग्जाम में होगा, विशेष ध्यान रखना, दूरी सूत्र का विशेष ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस अनुपात में विभाजित करने का सूत्र याद रखना, बड़ा X बराबर mx प्लस mx बटेवा m प्लस m, और y का मान निकालने का होता है my प्लस my बटेवा m प्लस m। यदि अपन बात करें तो 12 21 12 12 21 12, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों इस चीज को समझना आप लोग, यदि मैं आप लोगों को कह दूं कि ये सूत्र तो है ही है, इसके साथ में जैसे ये है, यदि इसको कोई बिंदु A है, इसके कोमा है x, y, ये इस बिंदु जिसका पहले का x1 है दूसरे का y1 है, इसके निर्देशांक x2 है और y2 है, इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो इस x और y का मान अपन उस सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन ये अंतः विभाजन का सूत्र है, यदि आपको बाह्य विभाजन लगा दे तो यहां जो प्लस लगा रहे थे इसको क्या कर देंगे, माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले का काम करने के लिए x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अपने को पता है कि x का निर्देशांक होता है वो होता है x, 0, मतलब ये y निर्देशांक कितना हो गया, इसमें 0 हो गया। और किस अनुपात में पूछें तो आपको मान लेना है कि k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, किसमें, k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो यहां से देख सकते हो m1 का मान k हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मान रख दो y निर्देशांक y बराबर, y वाला क्यों लिया है, क्योंकि y में 0 है, मैं y वाला ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि y में है क्या, 0, तो y बराबर my प्लस my बटेवा m प्लस m, ये हो गया 12, ये 21, ये 12। देन y का मान तो 0 है ही, क्योंकि y x से विभाजित है, तो y का मान बीच में कितना आ रहा है, 0, बराबर m1 का मान k इंटू y2, दूसरा निर्देशांक कितना है 3, प्लस m2 1 इंटू में y1 कितना है 4 बटेवा k प्लस 1। इस k प्लस 1 को इधर भेजूंगा तो ये तो 0 से 0, तो 3k प्लस 4 बराबर 0, तो 3k बराबर -4, देन k बराबर -4 बटेवा 3। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये बाह्य विभाजन हो रहा है, और उत्तर कितना आ गया 4 बटेवा 3, यानी 4:3, 4:3, ऑप्शन नंबर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हैंडल करना होता है जी। क्लियर है, कोई समस्या है किसी को नहीं होनी चाहिए। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 है तथा अंतर 24 है, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप बताओ। दो कोणों का योग दे रखा है, तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है, पैटर्न याद ही रखना है भाई, इस चीज का पैटर्न आपको याद रखना है। और वो पैटर्न क्या कह रहा है, ये पैटर्न ऐसे कहता है कि आपको करना क्या है, दो कोणों का योग, एक कोण x मान लो एक y मान लो, इनका 116 है, इनका अंतर है वो 24 है। तो पहले x और y दोनों कोणों का मान निकालने का तरीका होता है, बड़ा कोण आएगा दोनों का योग करके 2 का भाग लगा दो। 116 में 24 जोड़ेंगे तो 4 2 120, ये हो गया 140 में 2 का भाग 70 डिग्री, और एक इनका अंतर x बराबर 2, और यहाँ से 11 में से यदि 2 जाएंगे तो 9 92 बटेवा 2, यानी ये हो जाएगा कितना 4 और 6 46 डिग्री। अब दो कोण मिल गए तो तीसरा कोण आप आसानी से निकाल सकते हो, दोनों का योग करके 180 में से 70 और 46 को जोड़ेंगे 116, 116 को 180 में से घटा दो, कितना डिग्री आ जाएगा, 116 में से किसको घटाना भाई, किधर गया, 180 में से 116,
तो यहाँ से 10 में से गया तो 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा तो 64 डिग्री। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री हो तो अन्य दो कोणों के अर्धकों के बीच का कोण हो सकता है कितना हो सकता है? अभी वाला पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, ये देखो कोई त्रिभुज है, एक कोण 130 मान ले, दो कोणों के अर्धकों के बीच का कोण, ये दो कोण इनके अर्धक, तो बीच वाले को 90 प्लस इनका जोड़ो आ दो 65, 90 और 65 155 डिग्री। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई एक्स का वह कौन सा बिंदु है को से समदूरस्थ है, इनसे समान दूरी पर स्थित है। तो मान लो कि किसका है? वाई एक्स का है, तो वाई एक्स का समान दूरी से बिंदु स्थित होने का है 0, समान दूरी से है। तो इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है 7, 6 और -3, 4 के बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो अब यदि अपन इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग ये दूरी बराबर ये दूरी रख के आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। मैं केवल विधियां बताऊंगा, अब देखो टाइम लग रहा है। यदि अपने को दो समीकरण दिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, ये कितना है भाई? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चर में एक रैखिक समीकरण ऐसे बनता है a1x b1y c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब आप इनकी तुलना करो तो इनके अचर गुणांकों की तुलना कर सकते हो, यानी a1 अपॉन में a2 निकाला आपने, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला। यदि पहला ही मान बराबर नहीं आया तो आप कह दोगे, आप इससे 3, चलो इसको अलग से बता देता हूं, इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। इस चीज को समझ लेना भाई, एक बार के लिए समझ लेना। यदि ये चीज आती है, ये चीज यहां से निकल के आती, तो इस कंडीशन में अपन 3 बात कहेंगे। जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। कैसा होगा? अद्वितीय। रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, इस प्रकार से काटेगी, और ऐसी काटेगी तो हल कैसा होगा? संगत हल होगा। यदि आपने a1 अपॉन a2 निकाला, बराबर आया b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं आया c1 अपॉन c2 के, तो आप लिखोगे हल कोई नहीं, कोई नहीं। रेखाएं कैसी होगी? समांतर, और हल कैसा होगा? असंगत। लेकिन आपने निकाला a1 अपॉन a2 बराबर आया b1 अपॉन b2 के, बराबर आया c1 अपॉन c2 के, तो इसके अनेक हल, अनंत हल, अनेक हल। रेखाएं कैसी होगी? एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी, यानी एक रेखा है वो दूसरी रेखा के ऊपर ही जाएगी, संपाती। और हल कैसा होगा? संगत। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात निकलेगा, इन दोनों का अनुपात निकलेगा, इन दोनों का अनुपात निकलेगा। अब वो क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन तो क्या ही आएगा, अब चला गया, ठीक है। जैसे एक मैं साधारण क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर उससे क्वेश्चन समझा देता हूं आपको कि मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0 का हल कैसा होगा? तो आप निकालेंगे 2/5, 3/6 यानी 1/2, दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी, और हल कैसा हो जाएगा? संगत हल, ठीक है। ये वाली कहानी है। नेक्स्ट चलो, दी गई आकृति में आपको निकालना है, तो विशेष ध्यान रखना आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय, दो समांतर रेखाओं को एक तीर रेखा काटती है, तो यहां बनने वाला जो कोण होता है वो कोण इसके बराबर होता है, ठीक है जी। उसके बाद में यहां बनने वाला कोण इसके बराबर होता है, उसके बाद में यहां बनने वाला कोण इसके बराबर होता है, और यहां बनने वाला जो कोण होगा, यहां बनने वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। फिर ये वाला ऑटोमेटिक इसके बराबर होगा, और ये वाला ऑटोमेटिक इसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये वाला इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये कहानी इसमें ध्यान रखनी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि अपन देखें तो ये ऐसे बन रहा है क्या?
तो ये जो कोण होगा उतना का उतना ये होगा, तो ये कोण कितना हो गया 2x - 10। ठीक है, तो अब ये दोनों एक रेखा की ओर बढ़ने वाले कोणों का योग कितना होता है, इन दोनों का योग 180 होता है। इन दोनों को योग में यानी 3x - 20 प्लस 2x - 10 बराबर 180 रख के x का मान निकाल लो। फिर जो पूछा है x का मान ही पूछा है, तो जो आएगा वही उत्तर आपका x का मान हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु का भुज कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। भुज का मतलब y का निर्देशांक नेगेटिव कोण से में होता है, तो y नेगेटिव एक तो यहाँ होता है, y नेगेटिव एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, यहाँ वाला थर्ड होता है, यहाँ वाला फोर्थ होता है। थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में ऑप्शन नंबर है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन करने के मैंने तरीके बता दिए। ये विशेष ध्यान रखना है भाई, ये वाली कहानी आपको समझनी है। जब ये कोण कितने हैं 40 डिग्री का, ये कोण कितने डिग्री का है 40, तो अपने इस कोण को निकाल सकते हैं। ये कोण कितने का हो जाएगा 180 में से 40 गए 140 डिग्री का। ये 140 का होगा, जिसमें से ये पूरा भी 140 का होगा। ये 40 का है तो ये 100 डिग्री का होगा। अब अपने को पता है ये 140 का है, तो ये 40 का है, तो ये 40 का मतलब y का मान कितना है 10 है। अब ये 30 है, ये 100 है, तो x का मान भी आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 100 और 130 50 आ जाएगा। तो अपने को पूछा क्या x + y 50 और ये 40, 50 और 40 का योग कितना हो रहा है, ये क्या हुआ y 10 डिग्री है ना, 10 और 50 60, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन निकालना है तो आपको इस प्रकार की आकृति बना लेनी, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। आपको x का मान पूछा है कि ये वाला मान कितना होगा, तो अपने को पता है देखो ये 70 है ना, तो ये वाला पूरा कोण 70 है, ये पूरा का पूरा 70 है। ठीक है, चलो जी। अब अपने को पता है कि ये y ये इसका डबल है, यहां पर ये इसका क्या है डबल है। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है डबल है कि नहीं है। अब अपने कहानी और बैठा सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं कि इस प्रकार से यदि एंगल बन रहा है तो देखो ये 90 दे ही रखा है, ये 90 दे ही रखा है, और वैसे देखा जाए तो ये इस प्रकार से बन रहा है, तो ये कोण भी 70 रहेगा, ये 70 रहेगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 110 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 110 है, ये 90 है, ये 70 है, ये 180 हो गए, तो इनका योग भी कितना हो जाएगा 180। ये 90 है तो 2y का मान 90, देन y का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। y का मान 45 आ गया, तो अपने को पूछ किसका रहा है x का। अच्छा x तो 90 दिखा नहीं रहा, चित्र में गलती से ऐसे बना रखा है। देखो ये तो 70 मिल ही गया अपने को, ये 70 मिल गया, तो ये 110 मिल गया। ये 70 है, ये 110 है, इनका योग 180 हो गया, मतलब 2y प्लस x का मान कितना आएगा 2y प्लस x का मान आएगा 180। और यहां से y प्लस इस कोण को कोई नया नाम दे दो, इसको कुछ नया नाम दे देते हैं अपने, तो y प्लस a का योग है, y प्लस a का योग हो जाना है 70। तो यहां से y का मान हो जाएगा 70 माइनस a, वो यहां रख लेना, फिर x का मान आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मुझे घन शंकु को तैयार करवाना है। ये हमेशा याद रखना a0 1 1 और 0 भी यदि सररेख बोले तो 1/a प्लस 1/b का मान हमेशा 1 हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 4 क्वेश्चन रटवाऊंगा मैं अभी। एक क्वेश्चन तो याद रखो कि √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हो, तो s है, s का उत्तर s में आएगा, तो सेक थीटा, या माइनस है तो माइनस, सेक के साथ में सर्व समीका में टेन होता है तो टेन। यदि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1 प्लस साइन थीटा बटेवा 1 माइनस साइन थीटा, तो उत्तर s का उत्तर s में आएगा, यानी सेक थीटा के साथ में टेन थीटा रहेगा और ऊपर प्लस है तो आंसर है प्लस। चौथा क्वेश्चन आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों कि √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो को का उत्तर को में आएगा, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सॉरी ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, लेकिन यही रूप ऐसा आ जाए 1 माइनस कोस थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा, तो उत्तर क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। को का उत्तर को में, एस का उत्तर है एस में। कोई समस्या है नहीं जी, आगे चलो।
के मध्य की दूरी निकालनी है तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का होता है 36। 9 और 36 कितने हो जाएंगे? 9 और 6 15 यानी रूट 45। 9 पंजे 45 यानी 3 रूट 5 इकाई। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट, माना x बराबर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो इनका थोड़ा सा सॉल्यूशन गुणनखंड विधि आ रही है तो ये समझा देता हूं मैं आप लोगों को। आपको क्या दे रखा है? x बराबर 2 प्लस रूट 3। क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों? x बराबर है 2 प्लस रूट 3। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तरीका देखो, x का मान 2 प्लस रूट 3 है तो 1/x ऑटोमेटिक निकालने का तरीका है इसका चिन्ह बदल देना। बस हो गया। अब चाहे इनका योग पूछे चाहे इनका अंतर पूछे, तो x माइनस 1/x पूछा है तो क्या करेंगे? 2 प्लस रूट 3 में से घटाएंगे 2 माइनस रूट 3 को, तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3, इससे ये कैंसिल। रूट 3 और रूट 3 कितना हो गया? 2 रूट 2 यानी 2 रूट 3। तो ऑप्शन नंबर द। ठीक है। यदि आपको रूट वाली संख्या दे 1/x में निकालना है तो x का चिन्ह बदल देना, जो दे रखा है वो आपका 1/x हो जाएगा। अब इस प्रकार के गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड करने का तरीका क्या रखना है? देखो 20x² माइनस 45 है तो आपको दे रखा है कि 45 आना चाहिए माइनस के, दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है। संख्याओं को आपस में गुणा करना है, उससे यदि आपका काम बैठ जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। यदि अपन देखें यहां से तो 9 पंजू 45 माइनस माइनस प्लस बन रहा है, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। प्लस माइनस माइनस हो रहा है, हो सकता है आंसर। और x² को 5 से गुणा करेंगे, नहीं हो सकता, ये भी आंसर। 3 तरह 9 माइनस माइनस प्लस माइनस हो सकता है। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 पंजे 20, ऐसा आंसर कर सकते हो। मतलब इनका गुणा करने पर वापस ही आ जाना चाहिए। इनको करने के लिए इसी प्रकार की विधि लगानी है। कौन सा इनमें से बहुपद है? तो देखो साथियों, बहुपद होने के लिए आपको देखना है कि x है वो इस रूप में होना चाहिए, x की पावर धनात्मक संख्या। x की पावर क्या होनी चाहिए? धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो x की पावर धनात्मक किसमें? इसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर से। इसमें धनात्मक है लेकिन पूर्णांक में नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 9 log 27 log वाला इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको देखना है आप लोगों को। देखो इसको ऐसे लिख लेना है, एक बार जैसे ही बेस में आ जाए तो log 27 नीचे जो बेस में लिखा होता है उसको बटा में भेज देना, प्लस ये हो जाएगा log 9 बटेवा log 27। ठीक है। अब इस 27 को इस 3 की पावर में लिखेंगे तो log इस 27 को मैं 3 का क्यूब लिख देता हूं, इस log 9 को 3 का स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस log 9 को क्या लिख देता हूं? 3 का स्क्वायर, और इस log 3 का क्या लिख देता हूं? क्यूब। अब पावर की पावर हमेशा नीचे आ जाती है, पावर की पावर होती है ना, वो नीचे आ जाती है। तो ये बनेगा 3 log 3 और ये बनेगा 2 log 2, प्लस ये 2 नीचे आएगा तो 2 log 3 प्लस 3 नीचे आएगा तो 3 log 3।